बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज हम लोग इस सेशन में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न इस बार भी आपके एग्ज़ाम में यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 में पूछ लिया जाए, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको पूरा लगाइए और एग्ज़ाम के तौर पर आप लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं और इसमें कम से कम प्रयास करिए कि आप 65 नंबर लाइए। प्रयास करिए कि 70 के आसपास आपका नंबर ज़रूर आ जाए, तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका मिल जाए और मैं पूरा बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैं कवर करवा दूंगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न जो है इस बार आपके एग्ज़ाम में यानी कि बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा में भी पूछ लिया जाए, इसलिए इस पेपर को आप पूरा लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और इस बार बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास करिए 65 प्लस लाने का, ठीक है ना। तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, इससे आपका रिवीजन होगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में इसको बोला जाता है और यह मुख्य रूप से बनी होती है। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से जो है ये मीथेन से बनी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार मैंने आपको बताया है मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और इसको मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है ना। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, बताएंगे। विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया था। तो फ्रेंड्स इस शब्द का प्रयोग जो है पहली बार जो है जीन गॉटमैन ने किया था। किसने किया था? जीन गॉटमैन ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर, ठीक है ना, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए फ्रेंड्स कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है, किसकी ये परत होती है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला जो परत होती है ये किसकी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो होती है ये टेफ्लॉन की होती है। किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन का निर्माण जो होता है टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से होता है, ठीक है। याद रखिएगा टेफ्लॉन का निर्माण टेट्रा फ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको 12 से 13 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट जहां पर लिखा होगा उसको ओपन करिएगा, वहां पर बिहार पुलिस 2025 का फोल्डर आपको मिल जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है। अच्छा सबसे पहले तो याद रखेंगे ये कीर्तिलता जो है ये किनकी रचना है, तो ये विद्यापति जी की रचना है। अच्छा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है तो ये विद्यापति जी को। इनकी रचना कीर्तिलता याद रखिएगा। और ये भाषा पूछा गया है तो याद रखेंगे इसकी भाषा जो क्या है फ्रेंड्स, बताइए बताइए।
तो कीर्तिलता अहवट में लिखी गई है, किस में? अहवट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा हिंदी का ही प्रश्न है कि निम्न में से छैल छबीला सबरंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले कौन हैं? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सब लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये ताज बीबी है। कौन है? ताज बीबी, ठीक है। अकबर की मुस्लिम पत्नी ताज बीबी कृष्ण की आराधना करती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इन्हें मुगल मीराबाई भी कहा जाता है, ताज बीबी को, ठीक है। इन्हीं की रचना है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत इसमें से कौन सा है? पूरा सेशन लगाइए और ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। 65 प्लस लाने का प्रयास करिए, समझिएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है अगर इतना ला लेते हैं तो। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन इसमें से राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है यह आपका दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है ना, और इसे राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लकड़ी है, जो लकड़ी होता है वो क्या है? तो लकड़ी जो है ना फ्रेंड्स ये क्या है बताइए? तो फ्रेंड्स ये उष्मा उत्पन्न करने हेतु उपयोग किए जाते हैं और इन्हें प्राथमिक ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? प्राथमिक ईंधन कहा जाता है इसको। क्लियर, प्राथमिक ईंधन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर द्वितीयक ईंधन की बात करते हैं तो द्वितीयक ईंधन प्राथमिक ईंधन में कुछ परिवर्तन करके बनाया जाता है, जैसे कि कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद शोधित ईंधन है, तो शोधित ईंधन के उदाहरण हो जाएगा कोक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स का। अच्छा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जरा बताइएगा आपको मुझे कमेंट करके, कई बार मैंने बताया आपको, ठीक है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए उसके बाद देखिएगा कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। वित्तीय बिल की बात किया जा रहा है, वित्तीय बिल। तो वित्तीय बिल को जो है प्रस्तावित किया जाता है केवल जो है आपका निचला सदन है यानी कि लोकसभा, उसमें प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 109 है इसी के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर केवल लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित यहाँ पर देखिएगा नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा स्थानांतरित कृषि दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए स्थानांतरित कृषि और राज्य, ठीक है ना। ये स्थानांतरित कृषि हो गया और इस तरफ आपके राज्य हो गए, और पूछा गया कौन सा सुमेलित, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये आपका, हाँ ये व्यवहार जो है ना ये बिहार का नहीं है, ये व्यवहार जो है ये मध्य प्रदेश का स्थानांतरित कृषि का नाम है, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। तो यही वाला गलत दिया गया, बाकी आप देख सकते हैं सही दिया गया है और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। दास कैपिटल इनकी रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मैंने पूछा था, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है ना। तो भारत में चावल का उत्पादन करने वाला राज्य ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। चलिए अब देखिएगा, देखिए कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा मत जो है इसमें से राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो देखिए राज्य मानव समाज के लिए निरंतर विकास का परिणाम है और एक मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का
समर्थन करता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। अच्छा, मौलिक अधिकार शायद कल वाले सेशन में भी मैंने बताया था, संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद किस में? तो 12 से लेकर के 35 तक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस कोट कैन बी एज फॉलो। बताइए, अगर आप परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है ना, तो समझिए कि आप जीवन का विरोध करते हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहले आप सब पढ़ लीजिए, ठीक है ना, फिर आप देखिएगा। बताइए अंग्रेजी में क्या होगा? तो यहाँ पर अंग्रेजी में जो होगा फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। ठीक है ना, अगर आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जीवन का विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में है। अच्छा, जो कुछ स्टील प्लांट्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर विश्वेश्वरैया पूछा गया। अगर आपसे सेलम पूछा जाता, पहले देख लीजिए सेलम कहाँ पर है। सेलम स्टील प्लांट तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। सुनते चलिए, राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला स्टील प्लांट। भिलाई जो है, भिलाई कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम स्टील, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और विश्वेश्वरैया जो है ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। यह रचना है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह रचना किसकी है? तो ये कुमार गंधर्व की रचना है। किसकी रचना है? कुमार गंधर्व की, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। ये कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। लहना सिंह, लहना सिंह बताइए। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। ठीक है ना, उसने कहा था, ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसी का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। ठीक है, चलिए और लालपन की बेगम किसकी रचना है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, लालपन की बेगम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज, तो देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि विषय संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन का विषय वर्णित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें, बताइए। तो ये राज्य सूची पर किसमें है? तो फ्रेंड्स ये है आपकी राज्य सूची पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता जो है कौन है? एक दीक्षांत भाषण, तो देखिए ये रचना जो है एक दीक्षांत भाषण, ये हरिशंकर प्रसाई की है। ठीक है ना, हरिशंकर प्रसाई की है, याद रखिएगा। ये है कि व्यंग रचना है। ठीक है, व्यंग रचना है जिसमें देश की आर्थिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये आपका इडियम फ्रेज है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जोर की वर्षा होना। ठीक है, तो इट इज़ रेनिंग हैविली यहाँ पर पूछा गया डज नॉट मीन, मतलब इसका अर्थ नहीं होता है। तो ये तीनों तो अर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है क्या? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग का क्या होगा? जोर की वर्षा होना। ठीक है, बट इट इज़ ड्रिजलिंग जो होगा इसका मतलब होता है बूंदा बूंदी वर्षा, तो बूंदा बूंदी ही इसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया डज नॉट मीन, तो ऑप्शन ए इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या क्या थी? तो अभी वर्तमान में कितना है? 243 है। और उस समय कितना था? तो उस समय 300, ऑप्शन में क्या दिया गया है देखते हैं, उस समय कितना था? 324 थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 243 हो जाएगा। ठीक है, उस समय 334 थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो सबसे उत्पादक पूछा गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उत्पादक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश होता है। ठीक है ना,
और तीसरा जो होगा वो झारखंड हो जाएगा। भंडारण अगर पूछता है ना, सबसे ज़्यादा भंडारण तब राजस्थान होता है। उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है और उत्पादन में तीसरा स्थान झारखंड का है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो गठन का जो आपका आर्टिकल से संबंधित जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है और ये आर्टिकल 40 में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बैंक के जो IFC कोड होते हैं कितने अंक के होते हैं? IFC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये 11 अंकों का होता है। ठीक है ना, 11 अंकों का होता है, याद रखिएगा। और इसमें पहला 4 जो होता है अक्षर ये बैंक का नाम होता है और अंतिम 6 जो अंक होता है वो बैंक ब्रांच से संबंधित उसका विवरण होता है और एक शून्य होता है बीच में। ठीक है, और अगर आपसे GST पूछता कि कितने नंबर का होता है, कितने अंक का होता है, तो GST 15 अंक का होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे GST नंबर। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 अगले पेज पर है, बताइए क्या होगा। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ इसका कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है और न्यायिक जो पुनरावलोकन है इसको USA से लिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, तो मैंने आपको बताया था कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956, इसके तहत बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटा करके 318 कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें एक मनोनीत सदस्य भी होता था, तो अगर टोटल देखेंगे तो 318 और प्लस 1 हो जाएगा, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, तो इस तरह से ये आपका 319 हो जाएगा। ठीक है ना, 318 हो गई थी, यहाँ पर पूछा गया है निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित 318 और एक मनोनीत था तो 319 होता। ठीक है ना, चलिए निर्वाचित प्रश्न में है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का जो है ये एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, और फांसीवाद का मुसोलिनी था। चलिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? चरक जो थे ये कनिष्क के थे, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित। ठीक है, चरक संहिता जो है आपने पढ़ा होगा, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कनिष्क जिसके समय में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, कुषाण वंश से संबंधित है ये कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चलिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो सिंपल सा बात है, ये कहाँ पर वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर जो होता है उसका निर्वाचन लोकसभा का अध्यक्ष का लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना जो इस्तीफा है, त्यागपत्र है, किसको देता है? अपना त्यागपत्र। तो त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के स्पीकर को यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष को देता है। चलिए, सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा आर्टिकल आपका 91 है भारतीय संविधान का, इसके तहत सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर जो राष्ट्रपति है राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय बैंक के रूप में RBI मौद्रिक नीति के अंतर्गत परिणात्मक साख नियंत्रण हेतु विभिन्न उपकरणों को अपनाती है, जैसे कि वैधानिक तरलता जिसको कि हम लोग SLR बोलते हैं, उसके बाद नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, रेपो रेट, ये सब अपनाती है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्वजनिक ऋण नहीं होगा। ठीक है ना, सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, स्थानीय पवन है और उनके प्रवाह के क्षेत्र दिया गया, कौन इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया। स्थानीय पवन और प्रवाह क्षेत्र,
और पूछा गया इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, मिस्ट्रल की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो मिस्ट्रल जो है ये ठंडी ध्रुवीय पवन है जो कि फ्रांस से होकर के चलती है, फ्रांस की रोन घाटी है वहीं से। तो ये मिस्र, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ये गलत है, तो यही वाला सही नहीं है। बाकी बोरा इटली, खमसिन मिस्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खमसिन कहाँ की स्थानीय पवन है? तो मिस्र की। हर्मटन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ठीक है ना। तो बाकी सब सही दिया गया है, ये वाला आपका गलत है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उत्पन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कायस्थ जाति का उदय हुआ था, तो इसको आप कायस्थ याद रखिएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। आपको पता है आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी तो विटामिन सी के कमी से होता है, और विटामिन सी का नाम ही है स्कर्बिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आप याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। किसको माना जाता है? तो ये त्रिलोचन को माना जाता है। किसको? त्रिलोचन को, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर 6 महीने तक जो है आसीन रह सकता है। 6 महीने की अवधि के भीतर जो है उसको जो है किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक, ठीक है। चलिए, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता, बताइए। तो इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो इसके जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और यहाँ पर आप नेहरू जी का नाम दिया गया, तो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद जो आपके नासिर थे, टीटो थे, ये सब लोग भी थे। नॉन अलाइनमेंट आपने पढ़ा होगा, तो अभी इसका आंसर इस हिसाब से ऑप्शन के पंडित नेहरू होगा। पंडित नेहरू भी थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? बताइएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा एडिसन रोग जो है, एडिसन रोग, ठीक है ना। एडिसन रोग ये आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो आपका हार्मोन है, इसी के अपर्याप्त स्रावन के कारण एडिसन रोग होता है। तो एडिसन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। चलिए, सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, किस तथ्य पर आधारित है भारत का प्रजातंत्र? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जनता के द्वारा जनता के लिए ये शासन, अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र जो है ये है, ठीक है। और भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, ठीक है। चलिए, वो यहाँ पर देखिएगा कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? VVI क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आया था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया था लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920 को, ठीक है ना। 10 जनवरी 1920, ये आप रट जाइए, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दीज लाइन्स liked by पंडित जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान, और फिर रिटन बाय दे करके खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगा वो आपका हो जाएगा रॉबर्ट, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक गेंदबाज, मैथ का क्वेश्चन है, मैं सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, तो इसमें से आप बहुलक देख लेंगे सबसे ज़्यादा बार जो है कौन आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार मेरे हिसाब से 1 2 3, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1 2 3 ये भी आया हुआ है, ठीक है। 5 3 बार है, और 2 देख लीजिएगा कितने बार है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 4 बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 बहुलक है इसमें। चलिए, उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है?
अंत्योदय अन्न योजना। तो फ्रेंड्स देखिए अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, आप आसानी से इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा क्या है इसका मतलब, तो गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ठीक है ना। अंत्योदय का मतलब है ना अंत्योदय अन्न योजना। मेरी जेल डायरी, ये रचना किसकी है, मेरी जेल डायरी, माई प्रिजन डायरी, तो ये जयप्रकाश नारायण की है और इन्होंने 1975 की इमरजेंसी के दौरान जो है ये गाथा इनकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और चंडीगढ़ जेल में इन्होंने लिखा था, तो जयप्रकाश नारायण जी का। देखिए निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है, तो ये जीवाणु कौन सा है, तो ये लैक्टोबैसिलस है, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सांख्यिकी है उसमें मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, तो इसमें जो है कार्ल पियर्सन ने किया था 1894 में, कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, राज्य की विधान परिषद की, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो देखिए अनुच्छेद 171 के अनुसार, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु न्यूनतम संख्या 40 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 40 होगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनके मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय करता है, बताइए कौन इसमें जो है मामले का निर्णय करेगा, तो कौन करता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो है कौन करेगा बताइए, सभी पढ़ करके बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। अब देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात आई हुई है, तो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त नए बने हैं, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं कौन, श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है ना, ज्ञानेश का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि मैथ का क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिएगा, 66.66%, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये भी आप बनाइएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 84 दिन इसका आंसर हो जाएगा और आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 44,880, क्लियर। चलिए ये वाला देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो -60/4 हो जाएगा। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था बता दीजिए फटाफट, 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग का, तो यहाँ पर देखिए नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और अभी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं 2015 में। चलिए उसके बाद देखिए ये रेखांकित चित्र कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादक, ठीक है ना, ये उत्पादक P1 P2 P3 P4 P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्पादक P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, उत्पादक P3 का व्यय कितना है, ठीक है। इस डायग्राम को देख करके आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 30,000 होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान भरना है, यहाँ पर द जज फाउंड हिम, खाली स्थान दिया गया ऑफ मर्डर, बताइए। तो जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है ना, गिल्टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दोषी होगा गिल्टी का मतलब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर वन हु इज़ आउट गोइंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु इज़ आउट गोइंग, इसको क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेगाबॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन सेम एज द गिवन इडियम, इडियम फिर है टू जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब क्या होता है, सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। टू जंप इनटू द बैंड वैगन का अर्थ होता है ज्वाइन ए ग्रोइंग मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है ना। तो सही विकल्प होगा टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, ठीक है ना, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में जो गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया गया था। अब तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है और पहली बार जो है आपको 1961 याद होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये बुलाया गया था किस पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दहेज विरोधी जो अधिनियम था, ठीक है, उसी को पारित कराने की, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1978 में दूसरा बार बुलाया गया था
बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार के लिए, और तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में, ठीक है, आतंकवाद विरोधी विधेयक पर। तो ये सब याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद, अब आपको 2020-21 नहीं, अब 2025-26 आप याद रख लीजिए, ठीक है, 2025-26 में, अब इसको 2025-26 पढ़िए। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया 4.4%, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? बूढ़ा आदमी अपने, देखिए खाली स्थान दिया गया है, से दुखी है। तो बूढ़ा अपने किससे दुखी है? अपने जवानी से, बचपन से, प्रशंसा से, या बुढ़ापे से? तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से हो, ठीक है ना, तो बुढ़ापा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, ये जो रेखांकित खंड यहाँ पर दिया गया है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पर पढ़िए कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में क्या होगा? यहाँ से सैनिक जो होगा कदम ताले कर रहे हैं नहीं होगा, उनके स्थान पर सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका सही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अंतिम मौर्य शासक, तो मैंने बताया था अंतिम मौर्य शासक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अंतिम शासक बृहदत्त था, ठीक है ना। इसको किसने हराया था? तो आपका पुष्यमित्र शुंग ने, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है, किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, यानी कि कम है? सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है, आप बताइएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा केरला में है। और पूर्वोत्तर राज्य में सबसे कम जो होगा ये कहाँ पर है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे कम जो होगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा, सबसे कम असम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर असम राइट आंसर हो जाएगा, इन सब में सबसे कम असम में है, ठीक है। चलिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब त्रुटि कहाँ पर है? इसको देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। अब बताइए कहाँ पर त्रुटि है, बताइए। मीठा होती है यहाँ पर है, ध्यान से पढ़िएगा, मैंने फ्लो में पढ़ा था मीठा होता है, तो यही सही होता है, ठीक है ना। मीठा होती है नहीं, मीठा होता है, तो ये वाला जो है आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। अब देखिए यहाँ अंधे के हाथ बटेर लगना, ये मुहावरा का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास के कोई कीमती चीज़ आपको मिल जाना, तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ठीक है। चलिए उसके बाद पर्यायवाची शब्द बताना है कुबेर का। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कुबेर का यक्षराज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इस वाक्यांश में एक शब्द चुनना है, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुमुक्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, उपन्यास उनकी है, पूछा गया है कौन सा? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन डी, ठीक है। कब दिया गया था? 1999 में। चलिए निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? अब बताइए कौन सा इसमें से केवल लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? चलिए सब लोग बता दीजिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन देख लीजिएगा, देखिए ऑप्शन डी होगा, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। तो ये केवल लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम करेंगे कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने, यानी कि स्थिति खराब होने, प्रतिकूल होने की दशा में, बताइए तो इसमें से क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा कि अवमूल्यन, ठीक है ना, अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना। यश का विलोम क्या होगा? देखिए यश का मतलब सुप्रसिद्धि होता है, प्रसिद्धि होता है, ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? अपयश हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। फिर से पढ़िए, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? अच्छा 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व था ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि इससे अधिक पूछा गया है,
ठीक है, अधिक घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राज्यों में बिहार का है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली का है, और दोनों में अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तब दिल्ली का है, दोनों में। ठीक है, राज्य में तो बिहार है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, बट पूछेगा कि सबसे ज़्यादा, तो बिहार से भी ज़्यादा है दिल्ली का। ठीक है, चलिए देखिएगा कि निम्न प्रदेशों में से किसमें 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या का घनत्व दूसरा सर्वाधिक रहा था। यह महादेश के नाम है, तो सबसे ज़्यादा एशिया का है, उसके बाद अफ्रीका का है, फिर यूरोप का है। तो सबसे ज़्यादा एशिया का, दूसरे पर अफ्रीका आ जाएगा, दूसरा सर्वाधिक पूछा गया है। ठीक है, चलिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह, ठीक है ना, इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये आपका बिरसा मुंडा है। चलिए उसके बाद देखिए 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का जो है किस ज़िले में नाकाम कर दिया था। तो यह आपका किया था कहाँ पर, तो गया में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। ग्रामीण जनसंख्या की तो कितना प्रतिशत, तो ग्रामीण जनसंख्या की 94% ये प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाते हैं, लगभग। ठीक है ना, 94 इसको मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन दिया गया है। चलिए भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। हो सकता है ये उस समय का करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, तो इसका आंसर है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आकाश नीला क्यों लगता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रकीर्णन वर्ड आप खोजिए, कहाँ पर दिया गया है प्रकीर्णन वर्ड आप खोजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया प्रकीर्णन। ठीक है ना, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 1/1000 के बराबर होता है। तो 1/1000 कहाँ पर, ऑप्शन सी में। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए अति चालक का लक्षण क्या, अति चालक, अब देखिए ऑप्शन में पारगम्यता दिया गया, अगर पारगम्यता है तो उच्च पारगम्यता होगा। ठीक है ना, अगर प्रतिरोधकता पूछा तो अति चालक का प्रतिरोधकता 0, ठीक है, और पारगम्यता उच्च। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाएगा, रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, और इसकी खोज मैरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो सिट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सब याद रखिएगा। चलिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य दिया गया, विरंजक चूर्ण, ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण। ठीक है, बताइए, तो यहाँ पर देखिए असत्य जो होगा ना, ये देखिए हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। ठीक है, ये सब सही दिया गया है, जल में अधिक विलय नहीं है, ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, चलिए पारद मिश्र धातु है, तो देखिए पारद जो है ये पारदयुक्त मिश्र धातु है, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कोयले का सामान्य प्रकार, तो कोयले का सामान्य बिटुमिनस होता है सामान्य प्रकार। ठीक है ना, उच्च प्रकार पूछेगा तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है, तो राष्ट्रीय स्तनी जो है हमारे यहाँ का बाघ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती है, मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ठीक है ना, हमारे तरह उसमें फेफड़े नहीं होते हैं, और ना ही हमारे तरह नाक होते हैं कि सांस लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका विश्वास नहीं ले पाती हैं, इसीलिए ठीक है मर जाती हैं बाहर निकालने पर जल से। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है, ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये क्रोमैगलन मानुस है, क्रोमैगलन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना, तो इनको जो है आपके जीन के संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है,
नकदी फसल में, तो देखिए गेहूं नहीं होगा, गेहूं नकदी फसल नहीं है, गेहूं रबी फसल है। गन्ना, कपास, जूट ये नकदी फसल है। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? अपने स्कोर जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये 1951 में सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर कौन स्थित है इसमें से बताइए। तो छोटा नागपुर के पठार पर रांची स्थित है। ठीक है ना, रांची है। दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में है। भिलाई मैंने बताया था आपका, भिलाई कहाँ पर है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। आसनसोल है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है ना, तो ये आपका रांची हो जाएगा। चलिए दामोदर नदी निकलती है, तो फ्रेंड्स ये पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से, ठीक है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र से ये निकलती है। तो यहाँ पर छोटा नागपुर हो जाएगा। पूर्वी समुद्रों का स्वामी, अच्छा क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है आपका पूर्व समुद्री के सामने श्रीलंका को। पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन भी इसको कहा जाता है, हिंद महासागर की मोती। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था। बताइए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अपना स्कोर बताइए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।